जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट करी हेलीकॉप्टर लॉन्च हेलिना एंटी टैंक मिसाइल। चेतक हेलीकॉप्टर के फेज 2 ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए HAL ने नाइजीरियन आर्मी के साथ साइन किया कॉन्ट्रैक्ट। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने वेस्ट किए हैं कई करोड़ रुपीस। इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर ने कंडक्ट करी अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट सॉर्टी। और भारत और अमेरिका एक दूसरे के सैटेलाइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला एग्रीमेंट करेंगे साइन। SFDR टेक्नोलॉजी और पिनाका रॉकेट के इनहैंस वर्जन के सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट किए जाने के बाद आज डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से स्वदेशी तौर पर विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है हेलिना, तो इसका भी आज सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण आयोजित किया गया है। और हेलिना मिसाइल का जो ये परीक्षण है ये यूजर वैलिडेशन ट्रायल्स के हिस्से के तौर पर हाई एल्टीट्यूड रेंजेस पर किया गया था। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस परीक्षण के दौरान एक सिमुलेटेड टैंक टारगेट के खिलाफ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से इस हेलिना मिसाइल को फायर किया गया था और ये मिसाइल अपने टारगेट को सफलतापूर्वक एंगेज करने में कामयाब रही है। और राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंजेस में इसके वैलिडेशन ट्रायल्स को लगातार कंटिन्यू रखने के साथ साथ अब हाई एल्टीट्यूड रेंजेस में इस मिसाइल को एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में इंटीग्रेट किए जाने वाले रास्तों को खोल दिया है। और वैसे अभी 5 दिन और बचे हैं और इन 5 दिनों में और भी अलग अलग वेपन सिस्टम्स के टेस्ट होने की पूरी संभावना बनी हुई है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो हेलिना मिसाइल है इसकी ऑपरेशन रेंज 7 से 10 किलोमीटर तक है। आज सोमवार को HAL और नाइजीरियन आर्मी के बीच एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तौर पर नाइजीरियन आर्मी एविएशन के 6 ऑफिसर्स के लिए चेतक हेलीकॉप्टर की फेज 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग को स्टार्ट किया जाएगा। और जबकि नाइजीरियन आर्मी के लिए फेज 1 फ्लाइंग ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल अप्रैल के महीने में साइन किया गया था। और अब जो फेज 2 फ्लाइंग ट्रेनिंग है उसकी शुरुआत आज सोमवार से हो चुकी है और दिसंबर 2022 तक इसे कंप्लीट करने की योजना बनाई गई है। और इस ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर नाइजीरियन आर्मी के 6 ऑफिसर्स को 70 आवर्स की फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट आया है ट्रिब्यून इंडिया की तरफ से जिसमें CAG की एक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है जो कि पार्लियामेंट में पेश की गई थी। और इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी कि PSUs और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ने कई हंड्रेड्स ऑफ करोड़ वेस्ट किए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स ग्रुप ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज से क्वालिटी कंट्रोल चेक्स में चूक हुई है जिसकी वजह से 2014 और 2019 के बीच 175 करोड़ रुपीस तक की कीमत वाले 11 प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि आर्म्ड फोर्सेज द्वारा एम्यूनिशन आइटम्स रिलेटेड टोटल 584 एक्सीडेंट्स की सूचना दी गई है। और इसके साथ इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जितने भी एक्सीडेंट्स हुए हैं तो उन्हें मुख्य रूप से कई अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ क्वालिटी प्रॉब्लम ही सामने आई है और जो कि एम्यूनिशन की खराबी को भी दर्शाती है। इतना ही नहीं बल्कि इस रिपोर्ट के मुताबिक जनरल स्टोर और कपड़ों के उत्पादन में लगे ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्रीज ने 2018-19 में 11 वस्तुओं के लिए निर्गम मूल्य कम कर दिया और इससे इन फैक्ट्रीज को 190 करोड़ रुपीस तक का नुकसान हुआ था। बाकी PSUs को लेकर CAG का यह कहना है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 5 पेट्रोल वेसल्स का निर्माण करने और उनको डिलीवर करने के लिए मार्च 2006 में 231.19 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इन वेसल्स की डिलीवरी मार्च 2008 से मार्च 2009 तक की जानी थी लेकिन इनकी डिलीवरी हुई है जनवरी 2012 से मई 2018 के बीच में। और रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इन वेसल्स को बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वेट को मॉनिटर नहीं किया था जिसके परिणाम स्वरूप वेसल्स का जो वेट है वो बढ़ गया और जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वेसल्स की स्पीड पर। और चूंकि ये वेसल्स को हाई स्पीड पेट्रोल वेसल्स की तरह बनाया जाना था तो ये इसकी क्षमता को भी प्रभावित करेगा। और इसलिए रिपोर्ट का कहना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इनएफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट करने की वजह से मटेरियल कॉस्ट बढ़ी, लेबर कॉस्ट बढ़ी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़े और इन सभी की वजह से टोटल 200.43 करोड़ रुपीस तक का नुकसान हुआ। आज जम्मू कश्मीर के कुलगांव में चलाए गए एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 2 और सुअरों को सफलतापूर्वक होरीफाइड कर दिया गया है। और इन 2 सुअरों में से एक सुअर तो पाकिस्तान से था और उसका कोड नेम था चाचा। और इन चाचा को हमारे फोर्सेस ने आज इनके 72 चाचों के पास पहुंचा दिया है। और वहीं जो दूसरा सुअर मारा गया है तो वो एक हाइब्रिड टेररिस्ट था। बाकी IGP कश्मीर की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 वीर पुलिस पर्सनल भी घायल हुए हैं जिन्हें तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में इवैक्यूएट कराया गया था। और बाकी फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसके अलावा एक अपडेट आया है असम से जहां एक मेजर ऑपरेशन में असम पुलिस ने भारी मात्रा में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को रिकवर किया है जिसमें एक M16 राइफल, एक स्नाइपर राइफल, एक चिरले राइफल, एक AK-47 राइफल, 3 AK-56 राइफल और 130 एम्यूनिशन राउंड्स को रिकवर किया है। और ये जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन है ये उल्टा पानी फॉरेस्ट एरिया से रिकवर किए गए हैं और कोकराझार जिला पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पेशल DGP LR बिश्नोई की तरफ से बताया गया है कि ये जो हथियार हैं ये आत्मसमर्पण करने वाले उन उग्रवादियों के एक समूह के थे
जो एक नया उग्रवादी संगठन बनाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एक टिप के आधार पर सिलिकागुड़ी और उल्टा पानी एरियाज पर एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था और ये सर्च ऑपरेशन 2 पुलिस पार्टीज द्वारा अंजाम दिया गया और इस दौरान उल्टा पानी फॉरेस्ट एरिया से इन सारे हथियारों को रिकवर किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में 7 और 9 अप्रैल को गुरुग्राम में इंडियन एयरफोर्स के एम्यूनेशन डिपो के पास 2 बार ड्रोन को स्पॉट किया गया था और फिर इस मामले पर इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स की तरफ से की गई कंप्लेन के आधार पर पुलिस की तरफ से एक FIR दर्ज की गई है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के सभी बेसिस के पेरीमीटर के 3 किलोमीटर के रेडियस एरिया के अंदर किसी भी तरह का ड्रोन ऑपरेशन प्रतिबंधित है और इसलिए पुलिस के मुताबिक इन ड्रोन्स ने भारत के ड्रोन रूल्स को वायलेट किया है और इसी के आधार पर इस मामले पर FIR दर्ज की गई है। और पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि हमने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को लॉन्च कर दिया है और जो भी पर्सन इन ड्रोन को ऑपरेट कर रहा था उसे जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स के शिनूक CH-47F हेलीकॉप्टर ने चंडीगढ़ से असम के जोरहाट तक नॉन स्टॉप फ्लाई करके भारत में अपनी अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट सिंगल हेलीकॉप्टर सॉर्टी को कंडक्ट किया है और इस दौरान इस हेलीकॉप्टर ने 7 घंटे से अधिक समय तक नॉन स्टॉप फ्लाई किया है और इस बीच इस शिनूक हेलीकॉप्टर ने 1910 किलोमीटर से की डिस्टेंस को कवर किया था। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस अपडेट में ऐसी खास बात क्या है, तो आपको बता देते कि यहाँ पे 2 खास चीजें हुई हैं। पहला तो ये कि इंडियन एयरफोर्स की शिनूक हेलीकॉप्टर की ये भारत में अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट सॉर्टी थी और वो भी नॉन स्टॉप, जो कि इस बात को साबित करती है कि मिशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की एयर पावर रीच और रेंज कितनी बेहतरीन है। और दूसरी खास बात यह है कि इस सॉर्टी ने इस बात को भी साबित किया है कि इस तरह की कैपेबिलिटीज तभी पॉसिबल हो सकती हैं जब आपका ऑपरेशन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बिल्कुल परफेक्ट हो। और इसलिए डिफेंस प्रवक्ता का भी कहना है कि इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बिना इस तरह की सॉर्टी पॉसिबल नहीं थी। और हाँ, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि शिनूक हेलीकॉप्टर की जो रेंज है वो तो करीब 740 किलोमीटर के आसपास है, तो फिर इतनी लंबी डिस्टेंस को इसने कवर कैसे किया, तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि इसमें एडिशनल टैंक्स इस्तेमाल होते हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास शिनूक हेलीकॉप्टर का जो वेरिएंट है उसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी नहीं आती है। इसी वजह से एडिशनल फ्यूल टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के लॉन्ग डिस्टेंस मिशंस के लिए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान के न्यूली इलेक्टेड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं सही से प्रधानमंत्री बने हुए, लेकिन इनका कश्मीर को लेकर रोना शुरू हो चुका है और इनकी तरफ से कहा गया है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन एक कश्मीर के शांतिपूर्ण समाधान के बिना संभव नहीं है। और उनका यह भी कहना था कि हम कश्मीर के मुद्दे को हर एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की तरह इन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बेइज्जती कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे इस बात पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को इन्हें इस बात की एडवाइस तो दे ही देनी चाहिए थी कि इस तरह की हरकत करने पर हम भी पेले गए थे और तुम भी पेले जाओगे। और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री का सॉफ्टवेयर तो अपडेट हो चुका है, लेकिन इनकी स्टेटमेंट से ये तो साफ हो गया है कि इनका सॉफ्टवेयर ही अपडेट हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम वही पुराना वाला ही है। यानी ये कश्मीर दे दो, चंदा दे दो, पैसे दे दो, ये सारी चीजें जो इनकी UI में रहती हैं वो हमेशा ही रहने वाली हैं, फिर चाहे पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बने। और इसलिए कह सकते हैं कि ऊपर की ब्रांडिंग चेंज हो गई है, लेकिन अंदर का माल अभी भी वही है, एकदम कबाड़। बाकी पाकिस्तान के न्यूली इलेक्टेड प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए एडवाइस दी है कि हम समझते हैं कि दोनों ही तरफ गरीबी काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए उन्होंने कहना था कि मैं अपने भारतीय काउंटर पार्ट को कहना चाहता हूँ कि पहले जम्मू कश्मीर वाले इशू को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद एक साथ मिलकर गरीबी से मुकाबला करेंगे। और इस स्टेटमेंट के साथ अब एक बात तो हमें क्लियर हो चुकी है कि ये भी हम सभी का मनोरंजन करने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। और वैसे भी ये बात समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पता नहीं जम्मू कश्मीर के कौन से इशू को सॉल्व करने की बात करते हैं। क्या याला इशू है कि कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी वो बंद हो गई है, या फिर कश्मीर के युवा जिन्हें पाकिस्तान भटका कर आतंकी संगठनों में ज्वाइन करवाता था अब ये ज्वाइनिंग भी बिल्कुल खत्म होने वाली है। हाँ, अगर कोई इशू में बात करनी है तो वो है POK की सफाई। अब उसमें पाकिस्तान साथ दे तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, ना दे तब भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और वैसे सुनने में आया कि ये न्यूली इलेक्टेड प्रधानमंत्री की माइक से कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है और ऐसा भी हो सकता है कि इनके कार्यकाल में पाकिस्तान एक नया बॉम्ब बनाए जिसका नाम होगा माइक बॉम्ब। आज से भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है और इस मीटिंग के दौरान भारत और अमेरिका SSA यानी कि स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस, तो इसको लेकर एक MOU साइन कर सकते हैं और इस MOU के तहत दोनों देश सैटेलाइट्स और ऐसी अदर एसेट्स की सुरक्षा के लिए एक दूसरे के साथ इनके लिए उत्पन्न होने वाले थ्रेट के डेटा को एक्सचेंज करेंगे और दोनों देशों के द्वारा एक्सचेंज किए जाने वाला डेटा एक दूसरे की सैटेलाइट्स को किसी भी तरह के खतरे से बचाने में मदद करेगा। और यहाँ पे अंतरिक्ष में घूमने वाले मलबे और ऐसी अदर ऑब्जेक्ट से उत्पन्न होने वाले खतरे की बात नहीं की गई है, बल्कि यहाँ पे नेचुरल थ्रेट्स के अलावा हर एक उस मैन मेड थ्रेट्स की बात भी की गई है जो कि सैटेलाइट्स के लिए खतरा बन सकती हैं। और ये ऐसे एग्रीमेंट इस बात को भी सुनिश्चित करेगा कि दोनों देशों की जो आउटर स्पेस एक्टिविटीज हैं वो लंबे समय तक सस्टेन रहे और स्पेस सेक्टर के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साबित होने वाला है। और जबकि आज 2+2 डायलॉग मीटिंग से पहले भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उनके US काउंटर पार्ट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड जे ऑस्टिन के बीच पेंटागन में डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी कंडक्ट की गई थी। और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज बोइंग और एचन कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ भी मीटिंग कंडक्ट करी थी
और उनसे भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी के इनिशिएटिव्स का एडवांटेज लेने के लिए उन्होंने कहा है। इसके अलावा कुछ अपडेट रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी सामने आए हैं, जिसमें आज सोमवार को रशिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रशिया ने यूक्रेन के S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो कि यूक्रेन को यूरोपियन कंट्री ने सप्लाई किए थे। और रशिया के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि रविवार को रशिया की सी लॉन्च कैलिबर मिसाइल्स लॉन्च की गई थी 4 S-300 लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालांकि रशिया ने यह नहीं बताया कि किस यूरोपियन कंट्री ने ये सिस्टम्स यूक्रेन को सप्लाई किए थे। वहीं इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से दावा किया गया कि मारियोपोल में कई हजार लोगों के मारे जाने की संभावना है। और इसके साथ साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने साउथ कोरिया से उन्हें किसी भी तरह की सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए आग्रह किया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया है कि रशियन ट्रूप्स यूक्रेन के ईस्ट में और भी बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रही है, और इसलिए उन्होंने इस बात को लेकर वार्न किया है कि आने वाले कुछ सप्ताह काफी क्रूशियल साबित हो सकते हैं। वहीं इसी बीच रॉयटर्स की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि नेटो अपने बॉर्डर्स पर एक फुल स्केल मिलिट्री प्रेजेंस को बनाने की तैयारी कर रहा है, और इस भविष्य में रशिया के साथ होने वाले किसी भी तरह के एग्रेशन का जवाब देने की तैयारी में है। और इसके अलावा एक अपडेट ये भी देखने को मिला है कि करीब 20,000 के आसपास यूक्रेनियंस पोलैंड से वापस अपनी होम कंट्री में आ गए हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आपको बता दें कि आज के दिन 2007 में सियाचिन ग्लेशियर पर अपने एक ऑपरेशन मिशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर क्रैश में स्क्वाड्रन लीडर शांतनु बासु और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमित शर्मा ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और इनमें से जो स्क्वाड्रन लीडर शांतनु बासु हैं, इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमित शर्मा को मरणोपरांत वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और जबकि आज भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के द ब्लैक टाइगर नाम से मशहूर श्री रविंद्र कौशिक जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है। और वैसे आपको बता दें कि हमने इन पर एक खास वीडियो पहले बनाई भी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आज आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। और बाकी आज के दिन 1962 में 15 असम राइफल्स के राइफलमैन गजबीर पुन ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और जबकि आज का ये वो दिन है जब 1999 में भारत के मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 2 का सबसे पहला परीक्षण किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और बाकी जाते जाते हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इस वीडियो को लेकर कोई सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह ओपन है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।